basics. History of JavaScript, how it has came. We have already seen that in the world there are many good languages inside the technology, and JavaScript one of the most popular language, right? And this the im- why exactly this language is so much popular? Uh, because it has provided a added feature that it is very lightweight. It make the application very lightweight. Okay, ये application को बहुत lightweight बना देता है. और the way JavaScript has evolved itself, ये आज के डेट में दुनिया में बहुत सारे important web applications, mobile applications में यूज हो रहा है इसका. ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम्स, मशीन लर्निंग, गेम डेवलपमेंट एंड मेनी मोर. मतलब बहुत जगह जावास्क्रिप्ट इज बीइंग यूज्ड एंड दैट्स व्हाई दिस, इसलिए ये जावास्क्रिप्ट अभी के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है. अब आप अभी जॉब सर्च करेंगे, आपको दिखेगा कि जावास्क्रिप्ट में जॉब शायद मार्केट में सबसे ज़्यादा है. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. सो this language is actually very easy, but at the same time this language consists of some concepts which confuse developers. Okay, yes, ये language आसान तो है सीखना, मगर इसके कुछ important concepts हैं जो कि developers को बहुत confuse करते हैं, and that make this language actually tedious one also. And this language is, क्योंकि इसके जो कंफ्यूजिंग वाले पार्ट है वही इसकी स्ट्रेंथ है, और इसी के बेसिस पे ये लैंग्वेज आज के डेट में इतना बूमिंग है. ठीक है, so let's come together and explore this language and understand this language. Okay, so I'll be giving you the brief idea, like क्यों ये लैंग्वेज आया, कैसे ये लैंग्वेज आया, इसके पहले क्या था. So before learning this beautiful language, we need to understand these important terminologies कि क्यों आया, कैसे आया, and how how this has evolved. So we all know that everything is being invented, because this is being invented, not discovered. So everything or every inventions requires or comes with a purpose. Without purpose, we can't invent. Like we invented wheels, we invented this aeroplanes and all. They have served some purpose. So purpose were there in the mind, and that's why we evolved and we started. तो पर्पस होना चाहिए तभी जाकर के कोई चीज इन्वेंट होती है. तो देखते हैं कि इसका पर्पस क्या होगा. जब 1990s के दौरान में जब वेब डेवलपमेंट चल रही थी, तो उस टाइम में जावास्क्रिप्ट जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी. उस टाइम में नॉर्मल सा ब्राउज़र होता था, और वो कुछ काम करता था. देखते हैं इसको. 1990s के टाइम में सिस्टम कुछ ऐसी होती थी. ये सपोज करो हमारा ब्राउज़र है, और एक छोटा बन गया. एनीवे, फाइन. Suppose this is our browser, and this is the section where we write HTTPS and all. Anyway, and at the other part there is server. ठीक है, तो ब्राउजर से हम लोगों ने कल भी देखा था, ब्राउजर से हम लोगों को रिक्वेस्ट आता है एंड उसके बाद वो सर्वर पे जाता है. सर्वर जो है हमारा, सर्वर के साइड में एक्चुअली सर्वर यहाँ होना चाहिए, एंड सर्वर जो टेक्नोलॉजी रखती है अपने पास वो डेटाबेस के साथ डील करता है. ये एक्चुअल ऐसे ही चीज़ें होती हैं. सो ब्राउज़र से
हमारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, ब्राउजर से हमारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, और ये सर्वर डील करता है डेटाबेस के साथ। डेटाबेस में सारी चीज़ें रखी रहती हैं। सर्वर इज ए बैकएंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर हम लोग ब्राउज़र को डायरेक्टली डेटाबेस के साथ डील करने दे देंगे, सो बहुत सारी मैलिशियस एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, और ये पूरा का पूरा डेटाबेस एक्सपोज हो जाएगा। एक्सपोज हो जाएगा मतलब पूरा डेटाबेस हमारे डायरेक्टली क्लाइंट साइड से डील करने लगेगा। तो यहाँ से अगर हमारे कोई, जस्ट वेट, आई थिंक समबडी इज आस्किंग समथिंग। ओके, फाइन, नोवेयर, ओके। सो ब्राउज़र ब्राउज़र से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, एंड देन सर्वर इज देयर एंड डेटाबेस इज देयर। इफ वी, अगर ये सर्वर नहीं होगा या सर्वर साइड की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो एक अलग चैलेंजेस। वो क्या है कि हम, हमारा जो डेटाबेस है ना, आर डेटाबेस, द द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमारे पूरे सिस्टम में होता है, वो है डेटा। आज के डेट में डेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर ये सर्वर साइड की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो दिस डेटाबेस, ये डेटाबेस एक्सपोज हो जाएगा, एंड क्लाइंट से डायरेक्टली डेटाबेस को हम डील करने नहीं दे सकते। सो देयर कम्स सर्वर। सर्वर बीच में होता है और ये क्लाइंट साइड होता है। सो ब्राउजर सर्वर से कोई रिक्वेस्ट भेजता है ना। कल भी हम लोगों ने ये चीज़ देखा था, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट भेजता है, एंड ये बैकएंड और सर्वर ये डील करता है डेटाबेस के साथ, एंड डिपेंडिंग अपॉन देम ये यहाँ से रिस्पॉन्स देता है। ये हम लोगों ने कल भी देखा था। ये मैपिंग जरूरी है माइंड में चीज़ों को, टू टू इन बिल्ड इन द माइंड चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है फ्लो समझना। सो ये रिक्वेस्ट यहाँ से गया, द रिक्वेस्ट केम एंड रिस्पॉन्स रिटर्न बैक। ओके, फाइन। सो व्हाट वी एग्जैक्टली गिव इन द रिक्वेस्ट, वी यूज टू गिव, उस टाइम में भी हम लोग ऐसे ही लिखते थे। टाइम के साथ ये इवॉल्व हुआ, लाइक एच टी टी पी एस, वो बाद में आया है। खैर, ऐसे हम लोगों ने एच टी टी पी लिखा, और फिर हम लोगों ने आगे ऐसे चीज़ों को किया, और फिर हम लोगों ने अपना जो भी रिक्वेस्ट लिखना था लिखा। ठीक है, वी ऑल नो दैट। ये रिक्वेस्ट जब हम लोगों ने यहाँ से हिट किया, दिस स्मॉल विंडो यहाँ पे हम लोगों ने हिट किया, ये यहाँ से जाता है, और सर्वर साइड में जाने के बाद from here the request came to this server side or backend, response return, and in the response what exactly we get, that is the code written here। ये कोड यहाँ पे डिस्प्ले कैसे होगा, how this code or any data get displayed here। for displaying this thing, अब दिस कुड नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल थोड़ी ना है कि यहाँ से कोई भी डेटा आएगा एंड डेटा, दैट डेटा हैज टू बी डिस्प्लेड हियर एंड हियर एंड हियर एनीवेयर। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इट हैज टू बी डिस्प्लेड in a very uniformed or identical or in a very proper shape, right? ऐसा नहीं है कि आप जब भी कोई रिक्वेस्ट, whenever you are putting in a request, जब आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये रिस्पॉन्स यहाँ से जो भी आ रहा है, वो रिस्पॉन्स आपका कहीं भी स्कैटर्ड वे में स्क्रीन पे होना चाहिए। नो, दैट रिस्पॉन्स हैज टू बी इन अ वेरी प्रॉपर वे। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, एक मिनट। Sorry, I just received a call. Anyway, so that
response has to be returned back in a systematic way, and to systemize the things which is being like to display the things जो हम लोगों को चीज़ें दिखती हैं वो दिखने के लिए वो सिस्टम के साथ दिखने के लिए एक प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो सके फॉर दैट वी नीड HTTP sorry HTML plus HTML gives skeleton of this page and which there requires some CSS and at that time CSS was not so much mature तो उसकी कास्केडिंग स्टाइल सी जो हम लोग आज इतने अच्छे तरीके से CSS बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है एट दैट टाइम CSS वाज नॉट दैट मच इवॉल्व सो ये यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आ रही हैं यहाँ पे हम लोगों को एक वेब पेज में चीज़ें दिखेंगी वेब पेज मतलब एक वेब पेज बन जाएगा और वहाँ पे हम लोगों को चीज़ें दिखेंगी लेट्स सी दिस वेब पेज प्रिपेयर्ड एंड उस वेब पेज में छोटे छोटे ऐसे बार होते हैं होम पेज एनीथिंग एंड एनीवे सो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगी एंड CSS वेयर नॉट सो मच लाइक एडवांस्ड एट दैट टाइम आज के डेट में CSS में एनिमेशंस आ गई हैं ट्रांजिशंस आ गई हैं that were not present earlier. Nowadays, CSS consists animations, transitions, but it were not there, and hovering was present there at that time. So to make web page dynamic, we added, we tried to add life into it. Okay, so that at that time a new concept came, and that concept were JavaScript. Okay, उस टाइम में JavaScript आता है एंड JavaScript एक तरह से JavaScript का जन्म वहां से होता है तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या क्या आ गया है HTML CSS and JavaScript and initially JavaScript was not so famous why because JavaScript was thought of कि this is just a supportive thing we never thought JavaScript will evolve to that extent कि आज के डेट में वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बना के रख दिया so initially JavaScript was not so famous but some moments and something happened with the JavaScript history or JavaScript life that it added importance into it and it became very famous nowadays so let's see how exactly it has happened so JavaScript who is the creator of JavaScript if I'll write here his name is somebody want to join I think so his name is Brandon Peak who is the actually creator of JavaScript anyway so I'm going to take a new page if anybody want to have any screenshot they can take ठीक है मैं नया पेज खोल रहा हूँ अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें जावास्क्रिप्ट के इन्वेंटर जिनका नाम है ब्रेंडन आइक जिनका नाम है ब्रेंडन आइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सो ब्रेंडन आइक ने क्रिएट किया था जब जावास्क्रिप्ट उसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं था when he created JavaScript at that time the name of this technology is Mocha में जावास्क्रिप्ट का नाम मोचा था एंड मोचा जो था वो बहुत नेसेंट फेज में था बहुत छोटे कुछ इतना इवॉल्व फेज में नहीं था एंड एक कंपनी थी लैंडस्केप उस लैंडस्केप कंपनी ने एक कंपनी थी लैंडस्केप उस लैंडस्केप कंपनी ने इस जावास्क्रिप्ट को मैं नाम लिख देता हूँ
लैंडस्केप कंपनी ने इसका नाम बदल करके कर दिया था लाइफ स्क्रिप्ट. That uh, that landscape company. This was a company that have changed its name from Mocha to LifeScript, and later, with the time, this LifeScript वो बदल गया JavaScript. There's different debates. Like people used to tell that JavaScript name come after voting and all. Let's not go so deep. That is not so important because I am taking the session, so I should cover these some historic points and all. But that is not so much important. Nobody will ask you these things in interview. Okay, so and they told that later ये JavaScript इसका नाम पड़ गया, and they gave this name JavaScript because उस टाइम में जावा बहुत ज़्यादा फेमस था. जावा इज अनदर लैंग्वेज एंड उस टाइम में जावा स्क्रिप्ट उतना फेमस नहीं था, एंड टू अट्रैक्ट जावा डेवलपर्स दे गेव दिस नेम. बट अलग अलग लॉजिक है, अलग अलग तरीके से मिलता है. वी शुड नॉट गो सो डीप. ओके फाइन. सो लाइफ स्क्रिप्ट जो है यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट उस टाइम में भी एक लीडर बन चुका था, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने यहाँ से एक अलग अपना मतलब इसको यूज किया और उन लोगों ने इसका नाम दिया जे स्क्रिप्ट. जे स्क्रिप्ट नाम दिया, लेकिन लेटर ऑन माइक्रोसॉफ्ट को रियलाइज हुआ, ये नाम दिया था माइक्रोसॉफ्ट. लेटर ऑन माइक्रोसॉफ्ट रियलाइज दैट कि जे स्क्रिप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बात नहीं उतनी बन रही है, और they even started using JavaScript. ठीक है. So in between of these on एक टर्मिनोलॉजी है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि हम लोग आगे भी इसको देखेंगे. ECMA. ECMA का एब्रिविएशन है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन. ये क्या करता है मैं बता देता हूँ. ये सब याद नहीं रखो, बस जस्ट एक कोड्स है, हम लोग इसको समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि तो एकदम ना लगे कि हाँ सीधे हम लोग सिर्फ कोडर ही हैं. थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में भी, एंड दैट्स व्हाई आई एम कमिंग विद दिस थिंग्स. बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, आपके इंटरव्यू में कुछ नहीं आएगा इसका, क्योंकि ये सेशंस है. सो आई एम टेकिंग इट, आई हैव टू लाइक मुझे बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी इनकम्प्लीट सेशंस. सो मैं ले रहा हूँ और आई एम टेकिंग इट इन वेरी लाइक इस बहुत लाइट वे में मैं इसको लेकर के निकल जाऊँगा. ठीक है. सो ये ECMA स्क्रिप्ट, तो ये नेम है. ECMA का मतलब होता है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन. ये एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल लेवल के एसोसिएशन है. इट हैज केम इन 1994 actually. 1994. So this association is a non-profit standard organization. ठीक है. ये मतलब कोई प्रॉफिट पे काम नहीं करता है, बट ये एग्जैक्टली क्या करता है, स्टैंडर्ड्स बिल्ड करता है जो अक्रॉस द वर्ल्ड सारे ब्राउजर्स के लिए स्टैंडर्ड बिल्ड करने का काम ये कंपनी करती है. ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करती है. ठीक है. सो इसका काम क्या है कि अगर ये स्टैंडर्ड बिल्ड करेगी, तो शुरू में क्या था ना कि अलग अलग बहुत सारे ब्राउजर्स हुआ करते थे. लेट्स सपोज दिस इज ब्राउजर 1, लेट्स सपोज दिस इज browser 1, this is browser 2,
दिस इज ब्राउजर 3, दिस इज ब्राउजर 4, ऐसे करके ना, ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो ये ब्राउजर देखो क्या है कि किसी भी कोड को रन करने के लिए उसका एनवायरनमेंट होना चाहिए उस ब्राउजर के अंदर में। तो जावास्क्रिप्ट को भी रन करने के लिए, जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए या इस ब्राउजर के अंदर में रन कर सके, तो इसके लिए इसका एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। देखो जावास्क्रिप्ट रन कैसे करता है ये बाद में मैं ना पूरा ब्राउजर पढ़ाऊंगा, ब्राउजर कैसे काम करता है ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ऐसे ऐसे नहीं है कि ऐसे बस इतना समझ लेने पे काम हो जाएगा। तो वो मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी बस इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो यहाँ पे मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास और इतना ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को। तो जावास्क्रिप्ट रन करता है जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर में, ठीक है। हम लोग बहुत डीप में जाएंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ डीप में जाएंगे। एंड इफ़ यू विल एक्सप्लेन, मैं जो बताने वाला हूँ आगे चल करके, आगे के सेशंस में, तो इंटरव्यूअर अपने आप कन्विंस हो जाएगा। देखते हैं जावास्क्रिप्ट जो है ना, इसको रन करने के लिए एक एक जावास्क्रिप्ट इंजन की ज़रूरत पड़ती है। और इसको जावास्क्रिप्ट इंजन की ज़रूरत पड़ती है। ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है ना, ये इंजन हर एक ब्राउज़र के अंदर में होता है। Inside every browser, this JavaScript engine is present, and without this JavaScript engine, JavaScript code can't be run. तो हर एक ब्राउजर के अंदर में JavaScript इंजन होता है और उसके अंदर में ये JavaScript के कोड रन करते हैं, ठीक है। तो इन द इनिशियल फेज हर एक ब्राउजर के जो ओनर्स हैं, वो लोग अपना अपना JavaScript का अलग अलग इंजन बनाते थे जिसमें JavaScript का कोड रन करता था। तो इन द अर्ली एज जब हम लोग सेम वेबसाइट्स को इस ब्राउज़र पे खोलते थे, तो उनका इफेक्ट अलग तरह का दिखता था। सेम वेबसाइट जब इस ब्राउज़र पे खोलते थे, तो उनका इफेक्ट अलग तरह का दिखता था, बिकॉज़ इनका अपना अलग इंजन होता था, इनका अलग अपना इंजन होता था, और कोई स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो होता था। मतलब इट्स लाइक इनका रूल अपने लिए बनाते थे, इनका रूल अपना बनता था, इनका रूल अपना बनता था, इनका रूल अपना बनता था। तो एक ही वेबसाइट के जो डेवलपर्स होते थे उनको बहुत परेशानी होती थी। हर एक ब्राउज़र के लिए अलग-अलग तरह से हम लोगों को वेबसाइट बनाना पड़ता है। डेवलपर्स सोचो कितनी परेशानी होती होगी कि अगर हमारे पास मार्केट में 15 ब्राउज़र्स हैं, तो 15 ब्राउज़र्स के लिए हमें एक ही चीज़ को अलग-अलग स्टैंडर्ड के साथ बनाना पड़ रहा है। दैट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। सो ECMAScript जो है, दिस ECMAScript हैज़ केम with a like standards. It provided standard कि नहीं ये एक standard होना चाहिए, and that standard has to be fit in all of the these browsers. So for example हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे IRCTC की हम लोग साइट कल एग्जांपल के रूप में देखा था। IRCTC की साइट आप खोल रहे हैं, एज में खोल रहे हैं, या फिर गूगल क्रोम में खोल रहे हैं, या मोजिला फायरफॉक्स में खोल रहे हैं, किसी में भी खोल रहे हैं, एक ही जैसा दिखना चाहिए, राइट? इफ अगर वो हम लोगों ने अलग-अलग ब्राउज़र में खोलने के बावजूद वो पूरी सिस्टम अलग-अलग तरीके से चलने लगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना पहले हुआ करता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर ई करके आता था। वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था गूगल क्रोम के साथ, राइट? गूगल क्रोम बहुत ईज़ी लेकर के आया। सो मेरा क्या कहना है कि अलग-अलग ब्राउज़र में अलग-अलग तरीके से चीज़ें अगर ओपन हो रही हैं, इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट। So ECMAScript has came with a common standard, और वो दिस हैज एंड सारे ब्राउजर्स ने भी एग्री किया, सारे ब्राउजर्स के ओनर्स ने एग्री किया दैट फाइन, वी विल we will come with a single point and single standards, and we will follow that. So initially JavaScript was not so famous, but uh, with the time it has evolved itself. जैसे क्या है, पहले क्या था कि जावास्क्रिप्ट में कुछ अलर्ट्स वगैरह होते थे, लेकिन बहुत चीज़ें नहीं होती थी। फिर एक चीज़ आती है इसके लाइफ में, जैसे जावास्क्रिप्ट शुरू में ना स्पैमिंग के लिए बस यूज़ होता था। मतलब क्या कि जावास्क्रिप्ट के यूज़ करने से आप ब्राउज़र में अलर्ट्स देख सकते थे, और कुछ नॉर्मल चीज़ें बस देख पाते थे। बट विद द टाइम अ न्यू थिंग केम, ECMAScript और jQuery। मैं यहाँ पे एक jQuery लिखना भूल गया।
यहाँ पे एक जे क्वेरी भी आना चाहिए था। जे क्वेरी के आने से ये चीजें पूरी सॉल्व हुई। ये प्रॉब्लम जो है ना, मतलब ECMAScript has given solution of standardization and jQuery has solved the problem of this browser issues. तो jQuery का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। that has came तो at that time every browser were implementing JavaScript engine. The thing which I have told now, that belongs from jQuery actually. So at that time every browser were implementing JavaScript engines differently. So JavaScript code working differently in different browsers. Okay, so this jQuery can, and this jQuery has done this standardization. Okay, so uh, this problem of writing codes in different browsers differently being solved with the presence of this jQuery. And if ECMAScript has like it provided standards to these browsers that okay, JavaScript has to be used with these standards. But ECMAScript has solved the problem. कैसा प्रॉब्लम कि अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग तरह से चीजें अब यूज करने की जरूरत नहीं है। एक जे क्वेरी चला दो, इस जे क्वेरी के चलने के बाद ये ब्राउजर में भी वो कोड आराम से चलेगा, इस ब्राउजर में भी चलेगा, इस ब्राउजर में भी चलेगा, इस ब्राउजर में भी चलेगा। बट विद द टाइम जावास्क्रिप्ट हैज इवॉल्व्ड इटसेल्फ और जे क्वेरी की भी अब जरूरत नहीं पड़ती है। वो सब जावास्क्रिप्ट अपने आप में रखा है और वहां से काम चल जा रहा है। जे क्वेरी की भी इंपॉर्टेंस है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। एनीवे, सो इसे इतना इमेंस सक्सेस कहाँ से मिला? इस जे क्वेरी के आने के बाद बहुत ज़्यादा इसको सक्सेस मिला। और सबसे ज़्यादा सक्सेस इसको मिलता है कब? इन 2009 एक पर्सन है जिनका नाम मतलब हर एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को पता ही होना चाहिए। दैट पर्सन इज रेयान दहल। एंड दिस पर्सन हैज केम, जैसे क्या है ना कि इन एवरी ब्राउजर दिस जावास्क्रिप्ट इंजन्स JavaScript engine is present and that runs JavaScript language, right? What exactly this Randall did is ये क्या करता है, इसने C++ की कोडिंग उठाती है, C कोडिंग and C++ based code and गूगल क्रोम का जो ब्राउजर है उसके अंदर में जो इंजन रन होता है जावास्क्रिप्ट का, वो मैं बताऊंगा बाद में अच्छे से और डिटेल में बताऊंगा ये सब चीज़ें। जावास्क्रिप्ट जैसे अगर मान लो ये गूगल क्रोम है हमारा ब्राउजर, गूगल क्रोम सब लोगों ने यूज़ किया होगा। गूगल क्रोम के अंदर में मैंने बताया कि हर एक ब्राउजर के अंदर में जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, राइट? तो गूगल क्रोम के अंदर में जो जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है मैं बताऊंगा डिटेल में बाद में अच्छे से, लेकिन अभी समझते हैं जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है गूगल क्रोम के अंदर में उसका नाम है V8। और ये बहुत बहुत ही फेमस जावास्क्रिप्ट इंजन है। तो ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है V8 गूगल क्रोम के अंदर में, इस इंजन का यूज करते हैं रैंडल। इस इंजन के कोड जो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा गया है उसके कोड को और ये C++ के कोड को, मतलब अगर मैं बोलूँ तो व्हाट ही डिड इज इसके कोड को और ये गूगल क्रोम के V8 के कोड को, ये दोनों को मर्ज करते हैं ये, एंड ये क्या लेके आते हैं फिर Node.js। और यहाँ से जावास्क्रिप्ट का लाइफ बदल जाता है पूरी तरह से, बिकॉज टिल 2009 JavaScript was limited to the front end only. Front end means
up to browser only. But this person, this smart person, what he did is इसने सी प्लस प्लस और V8 के इस जावास्क्रिप्ट के कोड को यहाँ से इंजन से उठा करके एक मर्ज करके एक बैकएंड टेक्नोलॉजी बना देता है और उसका नाम देता है Node.js. सो Node.js हैज इवॉल्व्ड आफ्टर 2009 एंड यहाँ के बाद जावास्क्रिप्ट की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है. ठीक है. सो अब जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड लेवल पे नहीं रह गया, अब जावास्क्रिप्ट बैक एंड लेवल पे भी हो गया है. और जब एक ही लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज हमारा जावास्क्रिप्ट है वो फ्रंट एंड के लिए भी काम आ रहा है और वो बैक एंड के लिए भी काम आ रहा है. सो दिस इज लाइक blessings in the field of web development. Front end हो गया and now it is back end also. So afterwards it becomes blessings. Okay. Now एक और चीज होती है जावास्क्रिप्ट के लाइफ में. Shall I start new page? If anybody want to have a screenshot, they can take. Okay. Okay. Anyway, fine. In 2015 again वो जो ECMA स्क्रिप्ट हम लोगों ने देखा था, this ECMA organization came and it launched JavaScript new version. देखो वर्जन हमेशा होते रहता है, लेकिन जो नया वर्जन है ECMAScript 6 का, JavaScript 6 का या ECMAScript जो 2015 के बाद JavaScript में बहुत सारी नई चीजें आती हैं. New version of this JavaScript after 2015, it added very good features. यहाँ पे बहुत सारे good features आ जाती हैं JavaScript के अंदर में. It added good features. It added it made this language new complete programming language. जितनी भी इसकी लिमिटेशंस हैं उसको ओवरकम कर दिया जाता है. एंड अब अभी के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा मतलब कंप्लीट लैंग्वेज है अपने आप में. सो दिस वाज एक्चुअली अ ब्रीफ आइडिया कि कैसे जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हुआ, कहाँ से कैसे हुआ. जावास्क्रिप्ट को मैनेज कौन करता है अगर हम देखें तो जावास्क्रिप्ट को मैनेज ECMAScript करता है अपने लेवल पे. फिर एक TC39 इसमें कुछ ऐड करता है फीचर्स वगैरह. मतलब अगर देखा जाए तो हु मैनेजेस जावास्क्रिप्ट, तो मैं बोलूँगा कुछ हद तक ECMAScript भी करता है. कौन कौन करता है? ECMAScript करेगा एंड TC39 करके ये इसमें कुछ फीचर्स वगैरह ऐड ऑन करता है. दिस TC39 इज अ ग्रुप ऑफ 50-100 पीपलों का ग्रुप होगा एंड दे आर एडिंग लाइक ये जितने ये TC39 व्हाट एग्जैक्टली दीज पीपल आर, ये जितने भी वर्ल्ड के फेमस ब्राउजर्स हैं उन सभी फेमस ब्राउजर के हेड लोग हैं जो कि इसके मेंबर होते हैं. एंड दे लाइक सैमसंग, एप्पल और अच्छे बड़े जो मोबाइल फोन्स हैं उस कंपनी के जितने भी हेड लोग हैं या CEO हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं. एंड दे सजेस्ट कि अब क्या जावास्क्रिप्ट में होना चाहिए. सो नाउ इट इज जावास्क्रिप्ट इज अ कंप्लीट लैंग्वेज. तो ये था अब तक का जावास्क्रिप्ट का हिस्ट्री. आई थिंक ये आपको कोई इंटरव्यू में नहीं पूछने वाला है बिकॉज दिस इज अ सेशन, दिस इज अ कोर्स. सो to complete things from scratch to end, I have to cover this. Anyway, let's move further. अब हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर की चीज़ें पढ़ेंगे. यहाँ तक हिस्ट्री हो गया. एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स?
anyone think? They can unmute and they can ask. Anybody has any doubt? यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो अगर आपको पूछना है तो. Okay, fine. Let me move further. I think somebody has. Okay. Fine. अब हम लोग आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि क्या है जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो जावास्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी ही पड़ेंगी. एंड आई एम टेकिंग न्यू पेज. ओके, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो देन इट्स फाइन. आई एम टेकिंग न्यू पेज. ओके, चलो. ओके, सो हम लोगों को अब किसी भी लैंग्वेज को देखने के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, किसी भी लैंग्वेज में हमेशा एक चीज़ सपोर्टिंग होता है, वो होता है डेटा स्ट्रक्चर. सो आई होप नो शायद से डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों को नहीं पता होगा. एंड आई विल कवर डीएसए पार्ट. ओके, सो हम लोग कुछ डेटा स्ट्रक्चर को देखते हैं. और डेटा स्ट्रक्चर एंड जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज ये दोनों साइड बाय साइड थोड़ा सा चल रही होंगे. आई विल रिकमेंड यू ऑल बस हम लोग इसको देखेंगे. आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग एक वेबसाइट में आप लोग को बताऊंगा, उस वेबसाइट का आप लोग जरूरत पड़ने पे हेल्प ले सकते हैं. उसका नाम है W3 Schools. I'm writing and I'm showing that website as well to you all. This website is really helpful while going through the course. ठीक है, this website is open and I don't wanted to tell कि हाँ इसको ऐसे नहीं करना है, वैसे ही पढ़ो ये वो चीज़. This website is really helpful and you should go. ठीक है, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं आई विल हेल्प यू. मैं इस वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं टू सेव आवर टाइम because they have prepared it so structured way. We will take help from this website as well. Okay, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी. So मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है. मुझे आपको देखिए यहाँ पे भी ना वो चीज़ें लिखी हुई है. ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट E1 ES ये वो चीज़ें आई. फर्स्ट मेन रिवीजन, सेकंड रिवीजन, एनीवे. तो आप लोगों को इस वेबसाइट का हेल्प लेना पड़ेगा एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे टर्मोलॉजीज कुछ है, शुरुआत की टर्मोलॉजीज, एंड यू शुड ट्राई टू डाइजेस्ट देम. बट इतनी भी टफ बात नहीं है. इन द अर्ली स्टेज वी हैव I must believe that everybody has studied elementary mathematics, right? आप सभी ने 5th 6th स्टैंडर्ड की तो मैथमेटिक्स पढ़ी ही है, isn't it? So 5th 6th standard, the kind of mathematics which we have covered or like up to 8th standard, उन मैथमेटिक्स की यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी. Because I don't wanted to teach you what is prime number, what is even number, what is odd number. और लिटरली मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि कैसे कोड का यूज करके हम प्राइम नंबर निकाल सकते हैं. और प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, APGP, ये सब आपके लॉजिक्स बिल्ड करते हैं. सुनने में ये वियर्ड लग रहा है बट दैट इज ट्रू. ओके, दीज प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, इंटीजर, कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इन द लाइफ ऑफ कंप्यूटर एज वेल. आप लोगों ने को पता होगा कि कंप्यूटर के पूरी कोडिंग बाइनरी कोड्स होते हैं और वो पूरा का पूरा कोडिंग ही 0 and 1 पे टिका हुआ है.
तो यहाँ पे ये बेसिक जो मैथमेटिक्स है अप टू क्लास 8th स्टैंडर्ड तक की मैथमेटिक्स मुझे चाहिए आप लोगों की। सो लेट मी प्रोसीड फर्दर कि यहाँ पे सबसे पहले कल आप लोग अपने अपने लैपटॉप लेके रहेंगे, बिकॉज टुमारो वी विल बी इंस्टॉलिंग नीडफुल एप्लीकेशंस। बहुत ज़्यादा नहीं, जितना जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं वैसे वैसे इंस्टॉल करूँगा। शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा हेवी नहीं करना है। सो और जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे आप लोग करते चल जाएंगे। सो अभी डेटा स्ट्रक्चर में देखते हैं। हम लोगों को सबसे पहले समझना है एक वेरिएबल। सभी ने बचपन में वेरिएबल पढ़ा है। वेरिएबल लाइक x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6। तो सभी ने ये पढ़ा है, राइट? हमें इस x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6 और इसके नेचर का यहाँ पे यूज है। बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं हम लोग इन चीज़ों को, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को कैसे लिखते हैं? let's try to understand it. There are actually in JavaScript there are ways to write variables. In other language हम लोग वो वेरिएबल कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं। और वेरिएबल कितने टाइप के हो सकते हैं पहले ये देख लेते हैं। सो वेरिएबल इंटीजर हो सकता है, वेरिएबल डॉट में भी हो सकता है 5.6 and 4 ऐसे, तो उसको हम लोग फ्लोट बोलते हैं। वेरिएबल स्ट्रिंग हो सकता है, किसी का नाम हो गया। वेरिएबल कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन इन जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड और अगर आप सी लैंग्वेज, C++, पाइथन या कोई दूसरे लैंग्वेज को करेंगे, इन दैट लैंग्वेज इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स, दीज आर different data types or variable types. So these are different variable types from which we declare. हम लोग डेटा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में मतलब अगर इंटीजर होता तो हम लोग ऐसे लिखते हैं int, ऐसे लिखते हैं, मैं वो बता रहा हूँ x। दूसरी लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, बट इन जावास्क्रिप्ट हम लोग कैसे लिखेंगे? var, वेरिएबल को छोटे से में var में बोलता है, var x इक्वल टू 5। अगर इंटीजर टाइप हम लोग को करना है तो। और हम लोग को अगर दूसरे लैंग्वेज में अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे फ्लोट y इक्वल टू 5.5। मगर इन जावास्क्रिप्ट हम लोग कैसे लिखेंगे? var y इक्वल टू 5.5। सारी चीजें var अपने कंधे पे उठा लेता है, तो चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। लेकिन सिर्फ इन जावास्क्रिप्ट दिस इज नॉट द ओनली थिंग। ओके, मैं आपको एक और बताता हूँ। दूसरे लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं कैरेक्टर, जैसे किसी का नाम अगर लिखना है तो कैरेक्टर, कैर, इसको हम लोग एक्चुअली स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग मैं बताऊंगा अभी, इसको इंटीजर बोलेंगे, इसको फ्लोट वैल्यू बोलेंगे, ये सब, और इसको बोलेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग एक वर्ड हो गया या एक सेट ऑफ वर्ड हो गया, इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। कैर z इक्वल टू लेट्स सपोज सचिन, और इसको हम लोग एग्जैक्टली बोलते क्या है? स्ट्रिंग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी आप लोग के लिए टर्मिनोलॉजीज नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलेंगे, और स्ट्रिंग तो सबको पता भी होगा, लेकिन फिर भी ये जो अभी मैं आपका बिल्ड करने के लिए अब अभी जो हम लोग का शुरू हो रहा है, जो बिल्ड करना, उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर बिल्ड करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी लैंग्वेज में इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी मैं बहुत डीप नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज आई नो कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, लेयर वाइज पढ़ेंगे। लेयर वाइज पढ़ेंगे इन द सेंस कि पहले हम लोग कुछ लेयर को जानेंगे, उसके बाद इसके ऊपर लेवल को जानेंगे,
मैं तब तक इस लेयर के थ्रू आपके यहाँ पे एक डॉट्स क्रिएट करूंगा, यहाँ एक डॉट्स क्रिएट करूंगा, यहाँ एक डॉट्स क्रिएट करूंगा, और नेक्स्ट लेयर इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देगा। तो आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो ये डॉट्स जब भी आएगा ना, इट इट विल बी अ न्यू कॉन्सेप्ट। सो जब whenever these dots comes, it will be new concept, और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो आई टेक द सबसे आसान आसान टर्मिनोलॉजीज के थ्रू मैं बात करूंगा, देसी लैंग्वेज में बात करूंगा, इंडियन लैंग्वेज में बात करूंगा, easy language में, the most easiest way I can convey the knowledge, I will use that। आपको रिलेट करवाऊंगा हमेशा रियल लाइफ से जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा, सो दैट यू कैन डाइजेस्ट थिंग्स। ओके, सो ये जो भी डॉट्स हैं, ये डॉट्स क्रिएट होंगे एंड उसके बेसिस पे हम लोग एक सबको कनेक्ट करके एक पिक्चर बनाएंगे। आफ्टरवर्ड्स अगेन one more layer, and then at certain point you will find that you are comfortably with that आप लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे पूरी चीजों को। सो एट दिस मोमेंट आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट वन डॉट। ओके, दैट डॉट इज वेरिएबल्स एंड ऑल। ये इनिशियलाइज कैसे करते हैं, चीजों को समझते हैं इन जावास्क्रिप्ट। अगर हम लोग दूसरे लैंग्वेज में देखें, सो इंट, फ्लोट, कैर, इन दिस वे वी यूज टू राइट, बट इन जावास्क्रिप्ट सिर्फ वैर काम चल जाएगा। और अगर देखें इस सचिन को जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, वैर थर्ड। रिमेंबर, जब भी हम लोग कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे, दैट स्ट्रिंग somebody, whenever we are writing any string, that string has to be written in this inverted quotes। ओके, ये इसके अंदर में लिखना चाहिए। जब भी आप किसी इंटीजर को लिखेंगे, इट विल नॉट रिक्वायर एनी दिस काइंड ऑफ कोड्स। अगर आपने इंटीजर को इन कोड्स में ऐसे लिख दिया है, तो इट विल ट्रीट इट एज एन कैरेक्टर। ओके, सो ये एक कैरेक्टर, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, एंड दिस इज स्ट्रिंग और बंडल ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? एनीवन हैज एनी डाउट? Anyone has any doubt till now? Okay, fine। इंटीजर जो होता है, इसका रेंज मतलब नॉर्मली देखा जाए तो हम लोगों ने बचपन में देखा है कि इंटीजर जो होता है, दैट इंटीजर, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। हम लोग बात करें इंटीजर के रेंज की, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, राइट। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी वैर में आप माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कितने भी नंबर्स ले सकते हैं। कैरेक्टर्स हम लोग ए बी सी डी, इनके कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे कुछ चीज़ें बनती हैं। हम लोग यहाँ पे भी वैसे ही यहाँ पे कैरेक्टर्स सिर्फ वैर करके हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। मैं लिख देता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। सो दिस इज एक्चुअली JS सेक्शन एंड ये अदर्स। JS, in JS how things are written, I have written that। and एक टर्मिनोलॉजी आती है कि हम लोग ओके, so this is Sachin is combination of characters, SACHIN। okay, there are 6 characters and these are the
combination of characters. तो these combination of characters make this Sachin. What happens? हम लोग क्यों? Why exactly we wrote the things in this way? Why this? What this var does? What this int does? What this float does? See, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन है या हमारा कोई भी लैंग्वेज का जो इंजन है या उसका जो कंपाइलर है, उसको समझ में आना चाहिए कि भाई हमने इंटीजर टाइप दिया है, फ्लोट टाइप दिया है, कैरेक्टर टाइप दिया है. ये अदर लैंग्वेज के लिए होता था. इंटीजर के लिए दे करके आप फ्लोट का वैल्यू नहीं लिख सकते थे. फाइन. बट इन जावास्क्रिप्ट इंजन इज वेरी वेरी स्मार्ट. आप उसे कुछ भी देंगे, इट एक्सेप्ट्स. उसको पता, वो अपने आप में कंपाइल कर लेता है. वो देख करके ही पता कर लेता है कि हाँ ये इंटीजर है, ये फ्लोट टाइप है, ये कैरेक्टर टाइप है. So JavaScript engine is really very smart. Okay. Now moving further, the way like we have written the combination of characters, उसी तरह से हम लोगों के पास एक एरे आता है. अभी मैं ना ऊपर से बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ. एरे के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वे में हम लोग अभी जाने वाले हैं, बहुत डीप में जाएंगे. तो उतना डीप में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है. वो धीरे धीरे करके आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा मैं किस लेवल पे आपको लेके जा रहा हूँ. ठीक है. तो हम लोग समझ रहे थे क्या? हम लोग समझ रहे थे जैसे तो एरे जानते हैं पहले क्या है. एरे इज ए कॉम्बिनेशन. जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स दिख रहा था ना, तो वैसे ही एरे होता है. और एरे एग्जैक्टली क्या होता है कि एरे क्या होता है? इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आपने सेट देखा है, सेट थ्योरी पढ़ा होगा कभी बचपन में. तो सेट थ्योरी ऐसे लिखा जाता है और इसके अंदर में हम लोग कभी नंबर्स लिखते थे 5, 6, 8, 10, राइट? रिमेंबर? सो array is a combination of these kind of numbers, or array could be a combination of characters. मैं characters ले देता हूँ A, B, C, E, F, Ram, Dhoni, anyways. So array is a combination of either numbers. Array could be the combination of strings. Array could be the combination of in JavaScript. Array could be the combination of number as well as strings. In JavaScript, it is possible. क्योंकि इसका कंपाइलर बहुत स्मार्ट है, इसका इंजन जो है वो समझ लेता है. तो या दिस इज एरे. अब समझते हैं कि एरे और सब मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. मैं अभी भी ये बात रिपीट कर रहा हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल द ओवरव्यू. फाइन. सो एक और चीज, एक और टर्मिनोलॉजी समझते हैं. वो क्या है? वो है आइडेंटिफायर्स. सो ये जो x है यहाँ पे ये वेरिएबल है, बट ये एग्जैक्टली आइडेंटिफायर्स है. ठीक है. तो आएंगे इस पे बहुत डिटेल में अभी करने वाले हैं हम लोग इन सभी चीज़ों को. जावास्क्रिप्ट में सिर्फ वैर नाम से नहीं डिफाइन होता है, एक 2-3 चीज़ें और हैं.
where एक होता है let, sorry, एक होता है const. In other uh, language, int, float, char and many more इस तरह से लिखा जाता था. In JavaScript only three, var, let, const. और शुरुआत में सिर्फ var ही हुआ करता था. With this ECMAScript 2015, this let const introduced. ठीक है. So var let const, I'll come this topic, ये पूरा का पूरा एक सेशन ले लेगा हम लोगों का var let const पे जो हम लोग आएंगे. एंड इस पे इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी. ठीक है, अभी तुरंत नहीं, विल सी इन द कमिंग सेशंस. ओके फाइन. तो var let const ये जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए होता है. फाइन. एरे, वापस हम लोग आते हैं एरे पे, और फिर हम लोगों को आना है स्ट्रिंग पे. ठीक है, थोड़ा सा एरे को समझते हैं हम लोग. एरे में कुछ भी चीजें लिखी जाती हैं, और तो वो इंडेक्स और वैल्यू के पेयर में होती है. अगर मैं बोलूं सिर्फ हम लोग अभी बेसिक कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, इसलिए ना तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है. यहाँ पे डिटेल अभी आएगा. मैंने बोला ये छोटा छोटा हम लोग डॉट्स क्रिएट कर रहे हैं. मैं आप लोगों को सिर्फ डायमेंशंस दिखा रहा हूँ. एरे का दो पार्ट में होता है एरे. फर्स्ट वन इज वैल्यू and another one is index. Okay, so what is values, what is index? If we will talk about this array, what is array? Array is combination of either numbers, combination of either this characters or strings, or combination of both of them. और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. We can write like 90.5 float भी हो सकता है यहाँ पे, और भी चीजें आ सकती हैं. But at this moment, let's come to this point. Value क्या होता है? Value, this 5, 6, 8, 10 are the values. इसको समझते हैं. 5, 6, स्पेस की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी दे रहा हूँ. 8, these are the values. Okay, but corresponding to it, positions are there. Okay, corresponding to these values, positions are there. So these positions are known as index. जैसे हम लोग किसी भी बुक्स में देखते हैं, तो फर्स्ट पेज पे आपको इंडेक्स लिखा रहता है चैप्टर्स के साथ. चैप्टर नंबर 1, it should go from first page to 9th page. Chapter number 2, from 10th page से 20 page. Chapter number 3, 21 page to 29 page. So these things are written in index. So index हमें exactly उस value तक पहुंचाता है. ठीक है, index हमें उस value तक पहुंचाने का काम करता है. So that index is in this form. 0, 1, 2, 3 should not have in this array format. How much should it also put on there? And, yes, this 5 is written at 0, 6 is written at first position,
8 is written at second position, 10th is written as third position. Okay, so इस एरे में देखा जाए तो 5 0th पोजीशन पे है, 6 फर्स्ट पोजीशन पे है, 8th सेकंड पोजीशन पे है, 10th थर्ड पोजीशन पे. This index used to be like जैसे in our notebook index comes from like 0 1 2 3 4 irrespective of what the things are written there. उसे क्या अंदर लिखा हुआ बुक में उससे मतलब नहीं है, उसे मतलब है किस चीज से, वो अपने काउंटिंग अपने हिसाब से करते रहता है. इन द सेम वे यहाँ पे भी एरे में कितने भी एलिमेंट्स होंगे उससे उसको मतलब नहीं है, उसकी काउंटिंग 0 1 2 3 4 लाइक दैट इट विल गोज ऑन कंटिन्यू. सो 0th पोजीशन पे क्या है 5, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 6, सेकंड पोजीशन पे क्या है 8, थर्ड पोजीशन पे क्या है 10. तो इस तरह से हम लोग उसके फ्लो को देखते रहते हैं. ठीक है, ये एक सेक्शन हो गया एरे का जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए था बेसिक लेवल पे. तो अगर मैं इस, क्योंकि हम लोगों ने एक एक वेरिएबल को किसी न किसी नाम से आइडेंटिफाई किया है, राइट. ये हमारा x यहाँ पे आइडेंटिफायर है, y आइडेंटिफायर है, तो हमने इस वेरिएबल को किसी नाम से आइडेंटिफाई किया है, राइट. तो इस एरे को भी हमें किसी नाम से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, इस एरे को भी हमें किसी नाम से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. लेट्स सपोज कि हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मैं आपको ना एग्जैक्टली उस एप्लीकेशन पे बताता, विजुअल स्टूडियो पे बताता तो ज़्यादा अच्छा रहता. लेकिन यहाँ पे हमें एक ना स्केलेटन तैयार कर लेना है, लाइक HTML आई टोल्ड यू ऑल. एनीवे, सो अगर हमें इस एरे का नाम, लेट्स सपोज दिस एरे नेम इज ARR1. दिस इज फर्स्ट एरे एंड मैंने इसका नाम रख दिया ARR1, लेट्स सपोज. So what will happen here is this ARR1 में अगर हम लोगों को 8 नंबर कहाँ पे आता है ये जानना है तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, इसको समझते हैं. दिस पॉइंट अगर हमें इस 5 को एक्सेस करना है इस एरे में से, इस 6 को एक्सेस करना है इस एरे में से, 8 को एक्सेस करना है या 10 को एक्सेस करना है, तो हम लोग ये जो 0 1 2 3 4 लिखा है इसके थ्रू करते हैं. कैसे करते हैं ये समझते हैं थोड़ा सा. मैं डीप में नहीं जाऊंगा अभी, मैं बार बार कह रहा हूँ. ARR जब मैं यहाँ पे सिर्फ ARR लिखता हूँ तो ये पूरा का पूरा एरे हमें मिल जाएगा. लेकिन जैसे ही मैं ARR1 लिखूंगा, सॉरी ARR1 लिखता हूँ तो ये मुझे पूरा का पूरा एरे मिल जाएगा, क्योंकि इस एरे का नाम मैंने दिया है ARR1. ठीक है, जब मैं ARR1 और इसके अंदर मैं 0 लिखता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिलेगा. जब मैं ARR2 लिखता हूँ 1 लिखता हूँ और उसके अंदर में जब मैं 1 लिखता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 मिलेगा. मतलब इसको देखा जाए तो ये कैसे होगा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं. कि ये मेरा एक एरे है और इसके अंदर की एलिमेंट है 5, 6, 7. मैं यहाँ पे जानबूझ के स्पेस ले रहा हूँ, स्पेस का कोई खास महत्व नहीं होता है इस जगह पे. There is no as such importance of space. So मैंने क्या बोला आपको, ये 0 1 2 3 4 these are the indices. Okay, indices क्या होते हैं,
हम लोग को नोटबुक में जैसे उस पर्टिकुलर चैप्टर तक जाने के लिए इंडेक्स का यूज करते हैं, इंडेक्स का, ठीक यहाँ पे भी हम लोग ये इंडेक्स का यूज करेंगे इस पर्टिकुलर एरे के किसी एलिमेंट तक जाने के लिए, ठीक है। अब एरे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नंबर्स सिर्फ सिंगल में नहीं आते हैं। आपके पास जब डेटा होंगे तो डेटा सिर्फ एक आदमी का डेटा नहीं होगा, आदमी के बहुत सारे लिस्ट होंगे। जैसे सपोज करो एसबीआई के पास एक कस्टमर तो नहीं होता है ना, एसबीआई के पास लाखों कस्टमर है, करोड़ों कस्टमर है। तो वो करोड़ों कस्टमर आप एक एक करके हर एक कस्टमर को अलग अलग वेरिएबल तो नहीं असाइन करेंगे, तो वहां पे हमारे एरे आते हैं और इससे भी ज़्यादा एडवांस प्रॉपर्टीज आएंगी, बट फिर फिलहाल के लिए एरे आएंगे और एरे में हम उन कस्टमर्स के डेटा रखेंगे। कस्टमर्स के डेटा एक ऑब्जेक्ट बन के रखाएंगे, वो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब शुरू करेंगे लेवल तो हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या कैसे होता है, अभी परेशान नहीं होने की जरूरत है। अभी हम लोग समझ रहे हैं एरे। एरे जो है ये कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटीजर्स है, 5 6 7 8, ठीक है। इन इंटीजर्स में हम लोग पहले देख रहे थे कि इस फिफ्थ को एक्सेस करना है तो हम ARR 0 लिखेंगे। 0 इस फिफ्थ का पोजीशन दे रहा है, 1 इस सिक्स का पोजीशन दे रहा है, 2 इस एट्थ का पोजीशन दे रहा है, 3 इस 10th का पोजीशन दे रहा है। तो अगर हम देखें इसको तो कैसे होगा ये ARR1, और जब हम लोग 0 लिखते हैं तो हमें ये 5 मिलेगा। ARR1 और जब हम लोग 1 लिखेंगे तो हमें 6 मिलेगा। ARR1 तो हम लोग 2 लिखेंगे तो हमें 7 मिलेगा। ARR1 यहाँ जब हम लोग 3 लिखते हैं तो हम लोग को 8 मिलेगा। दिस इज वे टू एक्सेस एरेज। इस एरे के एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है सो वी हैव टू डू दिस। ठीक है, ये 0 1 2 3 इस फॉर्मेट में होगा। somebody is asking anything? anyway fine, so 0 1 2 3 ये 5 6 7 8 इस एरे को एक्सेस करने के लिए होता है। हम लोग अभी एरे के डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं, ये ज़रूरी है हम लोगों के लिए, बट एट दिस मोमेंट सिर्फ मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। बेसिक चीज़ें इसलिए क्योंकि हम लोगों को इस डॉट को कनेक्ट करने के लिए ये डॉट ये डॉट ये डॉट को समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पे जानना पड़ेगा एक दूसरे के बारे में। थोड़ा थोड़ा जानेंगे तभी जाकर के हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, एक पुल बना सकते हैं, एक ब्रिज बना सकते हैं। तो वेरिएबल हम लोगों ने बचपन में देखा नंबर्स का, इन नंबर्स का वेरिएबल जब एक जगह आता है तो उसको हम लोग एरे बोलते हैं, या फिर ये स्ट्रिंग का जब कलेक्शन से एक जगह आता है तो उसको हम लोग उसको भी एरे बोलते हैं। नंबर्स और स्ट्रिंग मिल करके भी एरे बनता है, और ये जब एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 0 5, एरे ऑफ 1 6, एरे ऑफ 1 2 अगर लिखेंगे तो 7, एरे ऑफ 1 3। एरे ऑफ 1 क्या है, नाम है इस एरे का, और ये 0 1 2 3 इसका पोजीशन है। ये एरे कितना भी बड़ा हो सकता है, इसके पोजीशंस उतने ही लेवल पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 0 इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग एरे में, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। ये जो भी है ये मेन एरे यही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू। इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू। और ये जो 0 1 2 3 है इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, एक तरफ हो गया वैल्यू और एक तरफ हो गया इंडेक्स।
ये 0 सॉरी ये 1 ये 2 ये 3 ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं इंडेक्स सो दीज आर वैल्यूज दीज आर इंडेक्स ये एरे का पार्ट है और ये समझना पड़ेगा हम लोगों को अगर हम लोग इफ वी गो डीप लाइक इनसाइड द कैरेक्टर तो यहाँ पे भी ना चीजें वैसी होती हैं अगर आप इस कैरेक्टर को बीट बाय बीट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 0 पोजीशन पे सचिन का एस लिखा है 1 पोजीशन पे ए लिखा है 2 पोजीशन पे सी लिखा है एच 3rd पोजीशन पे लिखा है तो अगर हम लोग इस सचिन को देखें सचिन एक कैरेक्टर है तो इसके नीचे में भी अगर हम लोग देखें तो 0 1 2 3 4 एस 0 पोजीशन पे लिखा है ए 1 पोजीशन पे लिखा है सी 2 पोजीशन पे लिखा है एच 3rd पोजीशन पे लिखा है आई 4 पोजीशन पे लिखा है और 5 एन इस पोजीशन पे लिखा है इस सचिन को अगर आप ब्रेक करेंगे तो यू विल फाइंड सच अ वे ब्रेक करना नहीं है वो अभी ये सब जस्ट समझ रहे हैं कैसे ये हो रहा होगा ठीक है तो ये एक सेक्शन हो गया कि डेटा सेक्शन में वेरिएबल कैसे होगा क्योंकि ना हम लोगों को यहाँ से वेरिएबल बिना वेरिएबल को जाने बिना एरे को जाने बिना स्ट्रिंग को जाने शुरुआत कर नहीं सकते हम लोग तो ये बहुत ही मैंडेटरी है अगर हम लोग बात करें जैसे सपोज करो तो हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे मैं नया पेज यूज कर रहा हूँ इफ एनीबडी वांट टू हैव अ स्क्रीनशॉट दे कैन टेक okay I just wanted to start a new page so अगर मुझे किसी दो नंबर को ऐड करना है if we have to add two numbers then how can we add them ठीक है so let's suppose मेरे पास we are having two numbers 3 and 4 and we have to add these two numbers so how exactly this addition be performed in JavaScript तो हम लोग क्या करेंगे what we will do var x is equal to 3 and var y is equal to 4 और फिर हम लोग एक अलग वेरिएबल ले सकते हैं var z और इस z में हम लोग क्या करेंगे x plus y कर देंगे this will be addition of these two numbers तो ये हमें z में ये 4 + 3 आ जाएगा अब हम लोग एक चीज और समझते हैं कि मतलब इस तरह से एक छोटा छोटा ऑपरेशन होता है जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई भी लाइन आप लिखेंगे उसके लास्ट में हम लोगों को ये कोलन डालना होता है ये सब मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ जरूरी है मान लो ये कोलन डालना पड़ता है ठीक है जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी लाइन पूरा करेंगे यू नीड टू राइट दिस कोलन दिस कोलन जब भी आप कोई भी लाइन पूरा करेंगे उसके लास्ट में आप लोगों को ये कोलन लिखना पड़ता है ठीक है जब भी आप जावास्क्रिप्ट के कोड लिखेंगे वहाँ पे आपको जब भी कोई चीज़ को क्या होता है जावास्क्रिप्ट में ये मैं एडिटर पे बताऊंगा अभी अभी आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट ऐसे कैसे करते हैं सिंगल लाइन कमेंट होता है दिस स्टेटमेंट अगर एक कई सारे लाइंस को कमेंट करना है फिर
करके ये कमेंट क्या होता है, जिसको जावास्क्रिप्ट का एडिटर पढ़ नहीं पाता है। इफ यू हैव रिटन अ कोड, आपने उसको कमेंट कर दिया, तो दैट लाइन कांट बी रीड बाय जावास्क्रिप्ट एडिटर। these are also comments. So कमेंट का जरूरत क्यों पड़ता है, वो सब मैं चीज़ों के साथ समय के साथ बताते जाऊंगा। एट दिस मोमेंट दिस इज वेरिएबल, दिस इज कमेंट, ये कोई भी चीज़ लास्ट करेगा ऐसे। एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है that has to be known by you all, console.log. I'll come in very detail, और ये console.log हमारा रोज का दोस्त होने वाला है। We will use this console.log. Without this हम सीख ही नहीं पाएंगे कोई कोडिंग का पार्ट। सो दिस console.log इज वन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये भी हम लोगों को समझना है, और इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, बट ये हमारा आज से या कल से हमारा इम्पोर्टेंट फ्रेंड बनने वाला है। ठीक है, console.log, जस्ट रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी। ओके, एडिशन, आप लोगों को जैसे बेसिक मैथमेटिक्स सबको पता होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब हम लोग यहाँ करेंगे। यहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपकी लॉजिक्स को बिल्ड करने के लिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं फुल नंबर, किसी को लगता है कि नहीं उसे नहीं आता है, तो हल्का फुल्का ये रिवाइज कर ले।